ठंड में गरीब दर्जी बाप की 5 बेटियां। सर्द भरी लहरों ने शोभेपुर गांव के चप्पे चप्पे को घेर लिया था। आसमान से बरसती बर्फ के टुकड़े जमीन पर अपना हक जमा रहे थे। जैसे सर्दी ने शोभेपुर को सीप में समा लिया था। अगर हर घर आंगन में आग जल रही, मगर गरीब दर्जी दामोदर के हाथ अभी सिलाई मशीन पर ही दौड़ रहे थे। आखिरकार उस बूढ़े गरीब दर्जी बाप के कंधों पर 5 बेटियों के ब्याह का बड़ा बोझ जो था। बाबूजी, बहुत देर हो गई है, चलिए चलकर खाना खा लीजिए। तू अपने बाबूजी की चिंता मत कर बबीता, बिटिया खाना खा ले और अपने बहनों को भी खिला दे। मुझे ये कुर्ता कल सवेरे काशी सिंह को देना है। तू जानती है वे स्वभाव से गरम पंथी है। ऐसा बोलकर दामोदर फिर से सिलाई मशीन पर हाथ फेरने लगता है कि दामोदर की सबसे छोटी बेटी छवि बोलती है, बस बाबूजी, अब अपनी सिलाई मशीन की खिटपिट बंद कीजिए और चलकर खाना खाइए, वरना हम 5 बहनें आपके बगैर एक भी कौर नहीं खाएंगी। हाँ, तू नहीं सुधरेगी ना, जब देखो दबंगई दिखाती रहती है अपने दर्जी बाप को। अपने पिता को खाना परोस कर 5 बहनें बैठ जाती हैं। तभी दामोदर बोलता है, अरे क्या बात है, तुम 5 बहनों ने अपनी थाली नहीं लगाई? पिताजी, वो क्या है ना, हम 5 ने तो दोपहर में ही इतना ज्यादा खा लिया था कि पेट में एक दाने की जगह नहीं। बबीता बड़ी ही सफाई से अपने पिता के प्रश्न का प्रत्युत्तर देती है, मगर उस गरीब बाप की आंखों से घर की बदहाली कहाँ छुपी थी, जिसे सोचकर दामोदर रोते हुए बोलता है, मेरी बेटियों, तुम्हें अपने पिता के आगे झूठी सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा गरीब पिता तुम्हें 2 वक्त का खाना भी भरपूर से नहीं खिला पाता, उसके घर में दोपहर का भोजन कहाँ से मुहैया होगा? तुम लोग भी मन ही मन कुड़ती होगी। कैसे गरीब बाप की बिटिया हो तुम, जो तुम्हें खुला खर्चा भी नहीं देता। अपने पिता की ये बात सुनकर 5 बहनों का मन पसीज पड़ता है और अलका अपने पिता के आंसू पोंछते हुए बोलती है, ऐसा ना कहिए बाबूजी, आपने हम 5 बहनों की परवरिश के लिए अपना जीवन झोंक दिया। पाई पाई कमाने के लिए आप दिन रात इस सिलाई मशीन पर आंखें गड़ाए रहते हैं। ये क्या कम है कि आपने माँ के जाने के बाद हमें कभी भूखे ना सोने दिया? हम 5 बहनों के लिए आप हमारी जमीन आसमान हैं। इसके बाद 5 बेटियां अपने गरीब दर्जी पिता के साथ खाना खाती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। तभी एक दिन धर्मेश उसके पास आता है। अरे दामोदर, जल्दी से मेरा नाप ले और इन कपड़ों से मेरे लिए सुंदर सा कुर्ता सिल देना। अरे क्या बात है भाई, ये महंगे मलमल का कुर्ता पहनकर किसी रिश्तेदारी में जाना है क्या? अरे नाते रिश्तेदारी में नहीं जाना, ये कुर्ता कल मैं अपनी बिटिया की शादी में पहनने के लिए सिलवा रहा हूँ। तू बता, कब कर रहा है अपनी 5 बेटियों के हाथ पीले? अरे छवि तो अभी किशोरी ही है, उसकी डोली उठने में तो देरी है। अरे मगर 4 बेटियां तो ब्याह के लायक हो गई हैं। बेटियों को समय रहते ही ब्याह देने में भलाई है, वरना जात बिरादरी तरह तरह की बातें बनाता है। जानता हूँ मेरे यार, मगर दिन रात मुझ दर्जी के आंख गड़ाकर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी विशेष कमाई हाथ नहीं आती। ऊपर से मरजानी ठंड की मार तो हर साल सौतन बनकर चली आती है। हाथ अकड़ जाते हैं और कपड़े भी जल्दी नहीं सिल पाते। वैसे मैं जिस कपड़ों के कारखाने में काम करता हूँ, उन्हें एक निपुण दर्जी की जरूरत है। अगर बढ़िया शर्ट सिल दिया तो अच्छा दाम देंगे। वह गरीब दर्जी इस अवसर को हर हाल में अपने हाथों में हासिल करना चाहता था। उसकी 5 बेटियों ने इस योजना को सुन लिया था। तभी परिणीति और हेमा कहती हैं, बाबूजी, आपकी 5 बेटी इस काम में आपका हाथ बटाएंगी। हाँ बाबूजी, अगर हमारे हाथों में सिलाई कढ़ाई का हुनर होगा तो कल को बुरे वक्त में हमें किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें सिलाई सिखाऊंगा। इस तरह वह गरीब दर्जी बाप अपनी 5 बेटियों को सिलाई सिखाता है। सभी बड़े ही गौर के साथ बेहद कम वक्त में बारीकी के साथ सिलाई सीख लेती हैं। अब दामोदर धर्मेश के कारखाने के लिए शर्ट सिलने का काम करने लगता है, जिसमें उसकी बिटिया बढ़ चढ़ कर हाथ बटाती है। तभी एक दिन दरवाजे पर एक नए चेहरे की दस्तक होती है। वो शख्स सूट बूट पहने हुए थे। जी नमस्ते, मैं धर्मेश का मालिक हूँ, यशवंत। अंदर आ सकता हूँ? जी जरूर साहब। कुछ देर बाद, ये लीजिए चाय। क्या बात है साहब, मुझ गरीब दर्जी बाप के सिले कपड़ों में कोई कमी हो गई क्या, जो आप यहाँ आए हैं? जब से आप जैसे दर्जी का हाथ मेरे कारखाने पर पड़ा है, हमारा शर्ट व्यापार 4 मीनार की बुलंदी छू रहा है। मैं तो यहाँ आपकी 2 बेटियां मांगने आया हूँ। भगवान ने मुझे लंबा चौड़ा कारोबार, बड़ा घर बार सब दिया है, बस गुनी बहू की आस है।
ये सुनकर उस गरीब दर्जी बाप की आंखें भर जाती हैं और वह अपनी बड़ी बेटी बबीता और परिणीति की शादी यशवंत सहाय के घर में हो जाती है। और अपनी बेटियों को विदाई देते हुए वह गरीब दर्जी बाप बोलता है, शायद भगवान की सोझी नजर बही खाते पर पड़ गई, जो उन्हें मुझ गरीब दर्जी की मेहनत से भेंट हो गई और भगवान ने आपको भेजा। जाओ मेरी बेटियों, ये बाबुल तुम्हें दिल से दुआएं देता है कि ससुराल में तुम्हें सुखी संसार मिले। इस तरह गरीब दर्जी बाप अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देता है, मगर अभी उसके कदमों को रुकने की कहाँ इजाजत थी। एक और अभी उसकी दो बेटी का घर बसा ही था कि सर्दी की गर्दिश बयार ने उनसे उनके फूस के घर की छत छीन ली। हे भगवान, अब इस ठंड में मैं अपनी बेटियों को कैसे बचाऊं? बाबूजी, बहुत जोर का जाड़ा लग रहा है, कुछ कीजिए। चिंता मत करो बच्ची, मैं कुछ करता हूँ। उस गरीब बूढ़े दर्जी बाप ने खुद को ठंड की मार झेलकर जैसे तैसे दोबारा फूस की छत चढ़ाई। दिन बीतते गए, मगर वो गरीब इस कदर अपनी मेहनत में मगन था कि उसे ठंड की कहाँ पड़ी थी। उसकी आंखों में तो बस अपनी बेटियों के घर बसने की अभिलाषा मंडरा रही थी। वह लगातार मेहनत करता गया। इस बीच कई दफा ठंड की छटा उसे छू कर गई और वह दिन भी आ गया जब अलका और हेमा के हाथ भी पीले हो। पिताजी, अपना ख्याल रखना। पिताजी, हमें गर्व है जो हम आपकी बेटी हैं। जाओ मेरी बेटियों, मगर अपने बाबुल की एक सीख हमेशा याद रखना। ये जीवन उस भ्रमित भंवरे के जैसा जिसे जीवन पर मंडराना पड़ता है, उसके पग किसी एक पुष्प पर नहीं ठहरते, इसलिए जीवन की हताशा से कभी मत हारना। इस तरह अपने दर्जी पिता के दिए सीख के दामन को थामकर अलका और हेमा भी ससुराल चली जाती हैं। उस रात उस गरीब दर्जी का घर आंगन जुगनू के जैसे रोशन था, जिसे देखकर वह खुद से बोलता है, यकीन नहीं होता कि मुझ गरीब दर्जी के बाप के कंधे बगैर सूदखोरों के कर्जदार हुए मेरी चारों बेटियों का घर बस गया। अब बस मेरी आखिरी सोन चिरैया भी अपने ससुराल चली जाए। बिल्कुल नहीं बाबूजी, आपकी छवि इस घर आंगन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आपकी आखिरी बिटिया का जीवन अपने दर्जी पिता की दहलीज के अंदर ही बीतेगा। इस तरह उस गरीब दर्जी पिता की पांचवी बेटी बेटे के प्रारूप में अपने मायके में ही रहकर अपने बूढ़े पिता के अगले सफर में उनका सारथी बनकर खड़ा उतरती है। कड़वा कथन है, मगर एक गरीब बाप अपनी बेटियों की डोली के लिए जीवन भर सूदखोर के बड़े बोझ तले दबा रह जाता है। मगर यह दामोदर का दृढ़ संकल्प ही था जो हर बार ठंड का कहर झेल कर भी उसका ठाना हुआ निश्चय नहीं टूटा। रात के समय गांव के अंदर सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन एक घर के अंदर रोशनी निकल रही होती है और कुछ औरतों के रोने की आवाज आने लगती है। मुझे माफ करना महेश, मैंने तुम्हारी पत्नी को बचाने की बहुत कोशिश करी लेकिन तुम्हारी पत्नी हिम्मत हार गई। वो अपने बच्चे के लिए आखिरी दम तक लड़ती रही, लेकिन ना तो वो बच सकी और ना ही तुम्हारा बच्चा ये सुनकर महेश रोने लगता है और रोते हुए दाई माँ से कहता है, अरे ये सब मेरी ही गलती है। एक बेटे की लालसा में मैंने पहले तो 10 बेटियों को जन्म दे दिया और अब आखिरी उम्मीद पर मेरी पत्नी ने मेरा ही साथ छोड़ दिया। आज अगर मैंने बेटे की लालसा न की होती तो मेरी पत्नी मेरे साथ होती। ऐसा कहकर महेश रोने लगता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद महेश को अपनी 10 बेटियों की परवरिश करनी होती है। एक दिन महेश अपने दोस्त राजीव के पास जाता है और उससे अपने मन की बात कहता है। अरे राजीव, अब मैं तुझे क्या बताऊं? मेरी पत्नी तो मुझे छोड़कर चली गई, इसमें मेरी ही गलती थी, लेकिन अब मेरी 10 बेटियों की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी है। काम न करूं तो गरीबी से जूझना पड़ता है। अगर मैं कमाने जाऊंगा तो उनकी देखभाल कैसे करूंगा? वो अभी बहुत छोटी है, हर थोड़ी देर में उन्हें मेरी जरूरत पड़ती है। अरे यार, ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है। एक या 2 बेटी होती तो देखा भी जाता, लेकिन तेरी तो पूरी 10 बेटियां हैं। मैं तो कहता हूँ दूसरी शादी कर ले। जब तेरे घर में पत्नी आ जाएगी तो तेरी 10 बेटियों को अच्छे से संभाल लेंगी और तेरी 10 बेटियों को माँ का प्यार भी मिल जाएगा। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन कोई औरत मेरी 10 बेटियों को कैसे पालेगी? और ऐसी औरतें आजकल मिलती कहाँ है? अरे भाई, इस जमाने में होकर तू ये कैसी बातें कर रहा है? आजकल तो कितनी सारी ऐप बनी है, शादी.com, विवाह.com, wedding.com, मिलन.com। रुक, मैं तेरे लिए अभी कोई लड़की ढूंढता हूँ।
राजीव महेश की एक प्रोफाइल शादी.com पर बनाता है, जिसके बाद महेश से शादी करने के लिए एक लड़की तैयार हो जाती है। कुछ ही समय में महेश उस लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है और उसे अपनी पहली रात पर कहता है, देखो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी 10 बेटियां हैं, बस तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मैं अपनी 10 बेटियों का ख्याल नहीं रख पाऊंगा। तो मेरी बेटियों को माँ का प्यार देना। आप चिंता मत कीजिए, आपकी 10 बेटियां मेरी भी बेटियां हैं। मैं उन्हें बिल्कुल माँ की तरह पालूंगी और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। महेश यह सुनकर खुश हो जाता है, जिसके बाद वे दोनों सो जाते हैं। अगले दिन से महेश अपने काम पर निकल जाता है। वहीं करिश्मा उसके जाने के बाद उसकी 10 बेटियों से कहती है, चलो, तुम्हारा बाप तो ड्यूटी पर चला गया है, अब रही तुम्हारी बात, यानी अपने बाप की 10 बेटियां। वैसे तुम इतनी छोटी हो कि मेरा मन तो नहीं करता कि तुमसे घर का सारा काम करवाऊं, लेकिन क्या करूं, मुझे घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम एक एक करके काम पर लग जाओ। निकिता, तुम अपनी इन छोटी बहनों को संभालो। बाकी राखी, संजना, पारुल और रूपा, तुम सभी घर के सारे कामों में लग जाओ। करिश्मा महेश की 10 बेटियों के ऊपर बहुत अत्याचार करती है और उन्हें डरा धमका कर रखती, ताकि वो महेश से उसकी शिकायत न लगा सके। अगर तुम में से किसी ने भी इतनी हिम्मत दिखाई कि मेरी शिकायत अपने बाप से की, तो मैं तुम 10 की 10 बहनों का गला काट दूंगी, वो भी इसी चाकू से। नहीं माँ, हमारे साथ ऐसा मत करो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पिताजी से हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ माँ, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, जो आप कहोगी हम बस वही करेंगे। करिश्मा उन्हें इतना टॉर्चर करती है कि वो बेचारी डरी हुई, सहमी हुई रहने लगती हैं। वो दूसरी तरफ करिश्मा महेश के कमाए हुए पैसों से अपने सभी शौक पूरे करती है। कभी कभी वो महेश की बेटियों को खाना तक नहीं देती। एक दिन करिश्मा महेश की बेटियों को मार रही होती है, तभी महेश ड्यूटी से जल्दी आ जाता है, जिसके बाद महेश ये सब देख लेता है। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को हाथ लगाने की? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी बेटियों के ऊपर अत्याचार करती रहोगी और मैं ये सब देखता रहूंगा? मैं तुम्हें आज के आज तलाक देता हूँ। महेश तुरंत ही अपने वकील से तलाक के पेपर बनवा लेता है और करिश्मा को तलाक देकर छोड़ देता है, जिसके बाद महेश अपनी जॉब भी छोड़ देता है और अपनी 10 बेटियों की देखभाल करने लगता है। लेकिन इसके चलते उसके घर में पैसों की कमी होने लगती है। घर में एक दाना तक नहीं है। सुबह से मेरी बेटियों ने कुछ भी नहीं खाया। ऐसे तो मैं अपनी बेटियों को नहीं पाल पाऊंगा। मुझे काम भी करना होगा और अपनी बेटियों का ध्यान भी रखना होगा। महेश दोबारा से नौकरी शुरू करता है। सुबह वो अपनी 10 बेटियों के लिए खाना बनाता और उन्हें खिलाकर उन्हें स्कूल छोड़ाता। उसकी छोटी बेटियों के लिए उसने अपने घर में एक मेड रख ली थी, जो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, जिसके बदले वो मेड को हर महीने पैसे भी दिया करता था। महेश दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत करता, जिसके चलते उसकी तबीयत भी खराब रहने लगती है। देखते ही देखते महेश की बेटियां बड़ी होने लगती हैं। जैसे जैसे उसकी बेटियां बड़ी होती हैं, उसे उतनी ही आसानी होने लगती है, क्योंकि उसकी बड़ी बेटियां अपने साथ साथ अपनी छोटी बहनों का भी ख्याल रखती हैं। एक दिन उसकी बड़ी बेटी उससे कहती है, पिताजी, आपने अकेले ही हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। आज अगर आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। माँ तो पहले ही छोड़कर चली गई, लेकिन आपने हमें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। महेश अपनी छोटी बेटी की चोटी बना रहा था, जिसके बाद वो अपनी बड़ी बेटियों से कहता है, अरे देखो बेटा, पहले मैं सोचता था कि वंश चलाने के लिए बेटा होना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारी माँ के जाने पर मुझे ये महसूस हुआ कि जरूरी नहीं कि वंश बेटा ही चलाए। अरे बेटियां भी बहुत कामयाब हो सकती हैं। आज अगर ये मैंने तुम्हारी माँ के मरने से पहले सोचा होता तो तुम्हारी माँ हमारे साथ जिंदा होती। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी मेहनत हम जाया नहीं होने देंगे। हम आपको कामयाब होकर दिखाएंगे। तभी निकिता फोन में देखते हुए जोर जोर से झूमने लगती है और खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। अरे वाह, कमाल हो गया पिताजी, ये देखो मेरा रिजल्ट आ गया है। मैं डॉक्टर की पढ़ाई में पास हो गई हूँ। आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है। महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सभी बेटियों को गले से लगा लेता है। बस बेटा, ऐसे ही तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते रहो। कुछ ही समय में महेश अपनी बेटियों को कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर बना देता है। उसकी कड़ी मेहनत से उसकी बेटियों की जिंदगी सफल हो जाती है, जिसके चलते उसकी न्यूज अखबारों में आने लगती है।
पिताजी देखो, आपकी और हमारी फोटो न्यूज़पेपर में छपी है और ऊपर हेडलाइंस में लिखा है कि महेश नाम के आदमी ने अपनी 10 बेटियों की जिंदगी संवार दी। उसने अपने बेटों की तरह अपनी बेटियों को पाला और उन्हें आज काबिल बनाया। ये देखकर महेश बहुत खुश होता है और अपनी बेटियों को प्यार करता है। पिताजी, आज के बाद आप काम नहीं करोगे। अब से हम सभी मिलकर आपकी सेवा करेंगे। उस दिन के बाद से महेश काम छोड़ देता है और उसकी बेटियां उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती, जिसके बाद महेश अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सफेद लिबास में लिपटी हुई वो विधवा जिसका नाम धानी था, अपने 8 साल के बेटे अवधेश के साथ ढाबे पर काम कर रही थी। नन्हा अवधेश ढाबे पर बैठे लोगों को खाना दे रहा था। वहीं उसकी माँ धानी कभी सिंगड़ी पर रोटियां सेकती तो कभी चूल्हे पर चढ़ाई सब्जी को निहारती। इसी बीच उस बेबस का हाथ गरम कढ़ाई का कौर हो जाता है। माँ, मेरा हाथ। माँ, क्या हुआ? अरे आपका तो हाथ जल गया है। अरे वो लड़के, रोटी लाने गया है कि लापतागंज पहुंच गया? जाने कैसा बेढंगा ढाबा खोला है इन माँ बेटे ने। ग्राहकों के आगे खाने की थाली परोसकर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अवधेश, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। ग्राहकों को देख बेटा। एकाएक सभी ग्राहक गुस्से में ढाबे से उठकर चले जाते हैं। बेचारी बेबस उनको रोकने के लिए बहुत गिड़गिड़ाती है। अरे ठहर जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? धानी रोते हुए जमीन पर बैठकर बिलखते हुए बोलती है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा सारा मेहनत जाया हो जाएगा। जिन ग्राहकों से मुझ गरीब का ढाबा चलता है, आज वो चले गए। इस खाने को बनाने में मुझ गरीब ने बड़ी लागत और श्रम निर्वाह किया था। सब कुछ बेफिजूल हो गया। अब ये सारा खाना कैसे खत्म होगा? अरे काहे चिंता करती है गोरिया? अरे हम है तो काहे का गम है? अरे इस खाने का चटकारा लगाना तो बनता है। चलो गोरिया, बिना आनाकानी के ढाबे का आधा दाम निकाल दो। देखो भूपेंद्र बाबू, आज बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। किसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं? दाम देने का दूजा तरीका मुझे पता चला। चलो बताता हूँ मचान लगाकर। भूपेंद्र की बदसलूकी करता देखकर विधवा धानी उसे तमाचा जड़ती है। गाँव में आकर भूपेंद्र कहता है, अरे 2 कौड़ी की विधवा, तूने मुझे तमाचा मारा। अब देख इस तमाचे का अंजाम। अरे ओ दीना हरिया, तहस नहस कर दो इसके ढाबे को। भगवान से डर भूपेंद्र, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। अरे इस गांव का भगवान भूपेंद्र है। अचानक एक पुलिस की जिप्सी ढाबे के आगे रुक जाती है, जिसके भीतर से खाकी का पहरावा पहने विप्लव निकलता है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे ओ इंस्पेक्टर, भूपेंद्र के मसले में टांग अड़ाने की तेरी मजाल कैसे हुई? लगता है पुलिस चौकी के सारे थानेदार भूपेंद्र के खौफ से थरथराते हैं। भूपेंद्र सिंह इस गांव का भगवान है। ये गांव तेरे बाप की जागीर नहीं, समझा? अब तक तेरा पाला एक सच्चे पुलिस से नहीं पड़ा। लेकर जाओ इसे। थानेदार उन्हें लेकर चले जाते हैं और धानी कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी बाबू। आप मुझ विधवा और मेरे बेटे का रक्षक बनकर बीच में ना आते तो हम मौत का कौर हो जाते। मगर ये है कौन? ये भूपेंद्र है, इस गांव का सबसे रईस इंसान। इसके कर्ज के बोझ के तले सभी गरीबों के कंधे झुके हैं। आपके अपने कहाँ हैं? कुछ साल पहले मेरा भी खुशहाल परिवार था, तभी भूपेंद्र गांव में आया। अरे ओ शंकर बब्बन लोचन, अरे कहाँ मर गए? सभी किसान चलो जल्दी जल्दी फसल लाओ। सभी अनाज की बोरियां लाकर उसे दे देते हैं। अरे ओ लोचन, सोच में मोच लिए खड़ा है क्या? अनाज ला। मैं तुम्हें अपनी फसल का आधा भाग देना तो दूर, एक दाना भी नहीं दूंगा। साल भर मौसम की मार झेलकर हम जो बोते काटते हैं वो तुम ले जाते हो। हम सभी जन बाल बच्चेदार हैं। बेहतर होगा कि तुम हमें बख्श दो, वरना क्या तू बगावत करेगा? हाँ, अगर अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देने के लिए बगावत भी करना पड़े तो ठीक है। उस दरिंदे ने मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार डाला। ये सदमा मेरे सासू माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चल बसी। मुझ विधवा बहू की उजड़ी हुई दुनिया में बस मेरा बेटा बच गया। एक एक पाई जोड़ बटोर कर मैंने इस ढाबे की नींव धरी थी, मगर उस निर्दयी भूपेंद्र ने उसे ढा दिया। मगर ये ढाबा तो तहस नहस हो चुका है, अब आप क्या करेंगे? बेशक उन्होंने मेरा ढाबा ढा दिया, मगर इस विधवा बहू ने ठांडस नहीं छोड़ा। मैं अपना ढाबा फिर खड़ा करूंगी। मुझे माँ अन्नपूर्णा पर भरोसा है, वो मुझ दुखियारिन की डूबती नैया पार लगाएंगी। पुलिस वाले के चले जाने के बाद धानी अपने बेटे अवधेश के साथ मिलकर देर रात मिट्टी का चूल्हा बनाती है। थके मांदे माँ बेटे ऊँघते हुए तहस नहस ढाबे के ढेर पर ही सो जाते हैं।
पौ फटने के साथ सवेरे जब उनकी आंख खुलती है तो वो दंग रह जाते हैं। उनका ढाबा बेहतर अवस्था में था। अरे वाह माँ, आपने तो रात भर की मेहनत से ढाबे को पहले की तरह खड़ा कर दिया। मैंने तो ढाबे के ढेर से एक ढीला भी नहीं सरकाया, फिर आखिर इस ढाबे की रौनक किसने बदली? अभी विधवा बहू ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक ढाबे पर ग्राहकों की बड़ी भीड़ आ जाती है। देखो माँ, ग्राहक भी भीड़ ढाबे पर आ गई है, हमें जल्दी से खाना पकाना होगा। अभी तो कुछ भी तैयार नहीं, हम ग्राहकों के बीच क्या परोसेंगे? सिगड़ी को सुलगने में आधा पौना घंटा लग जाएगा। इस चूल्हे पर बनाती हूँ। धानी झटपट से मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर आंख मूंद कर कहती है, हे माँ अन्नपूर्णा, मुझ गरीब विधवा बहू की लाज रखना। कोई भी ग्राहक न ढाबे से भूखा न लौट जाए आज। जैसे ही धानी आंख खोलती है तो वो देखती है कि ढाबे की रसोई भांति भांति के खाने से भरी हुई है और चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई से खूब सारा खाना निकल रहा है। मैंने तो अभी चूल्हे में आंच भी नहीं सुलगाई थी, फिर ये खाना, कहीं ये जादुई चूल्हा तो नहीं, या फिर कहीं मेरे ढाबे की जमीन जादुई तो नहीं हो गई? अचानक एक देवता चूल्हे की आंच से, वहीं एक देवी 56 भोगों के भीतर से और तीसरी देवी जमीन के भीतर से निकलकर उसके सामने खड़ी होती हैं। उन्हें देखकर विधवा बहू अपने टखनों पर बैठकर उन्हें प्रणाम करती है। हे दोनों देवी और देवता, आप तीनों कौन हैं? धानी, मैं अग्निदेव हूँ और ये देवी अन्नपूर्णा और देवी धरा है। हम तीनों तुम्हारे ढांढस को देखकर बेहद प्रसन्न हुए, इसलिए हमने तुम्हारे ढाबे को जादुई ढाबे में बदल दिया है। मैं अग्निदेव तुम्हारे चूल्हे को अपनी लौ से सदा उजागर करूंगा। धानी, मैं धरती माँ तुम्हें आशीष वचन देती हूँ कि तुम्हारे ढाबे की ये धरती फिर कभी उजाड़ नहीं पड़ेगी, बल्कि इस धरती से तुम धन्य स्त्री बन जाओ। मैं माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ढाबे को वरदान देती हूँ, धानी, कि तुम्हारे ढाबे से दाने की बारी सदा बरसती रहेगी। हे देव देवी, इस सुनहरे आशीर्वाद के लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। इसी के साथ देवी देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर धानी अपने बेटे अवधेश के साथ सभी को खाना परोसती है। तभी टेबल पर बैठा एक शख्स कहता है, अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया, क्या दमदार दाल मखनी बनाई है, और ये सब्जी तो सबसे स्वादिष्ट है। पेट भर गया मगर मन है कि भर ही नहीं रहा। तो फिर एक काम कीजिए काका, थोड़ा खाना घर लेकर जाइए। ये सही रहेगा। चल बेटा, जरा जल्दी से ढाबे की सभी वैरायटी पैक कर दे। सतवीर के साथ ढाबे पर बैठे बाकी ग्राहकगण खाना खाने के साथ उन्हें घर भी ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको दुगना दाम भी मिलता है। और उनके जाते ही अवधेश कहता है, माँ, मैं पूछना भूल गया, आपने इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे बना लिया? कुछ भी हो, आपके 90 तुले हाथ की दाद देनी पड़ेगी। उसी की बदौलत तो आज पहली दफा हमको दुगना नफा हुआ है। अपने बेटे की बचकानी बातें सुनकर धानी अपने जादुई ढाबे को निहारती हुई कहती है, अब तुझे कैसे बताऊं मेरे लाल कि ये इस जादुई ढाबे का कमाल है। उस रोज से न तो कभी धानी का ढाबे का जादुई चूल्हा उदास पड़ा, न अन्न दाने की घटी पड़ी। धीरे धीरे ढाबे के खाने की खुमारी ग्राहकों में बढ़ चढ़कर होने लगी, जिससे दूर दराज के लोग भी उस विधवा बहू के ढाबे पर खाना खाते। अंत में विधवा बहू धानी ने अपने जादुई ढाबे के जरिए भूपेंद्र के अधीन हुई गांव के सभी गरीबों की जब्त जमीन अपने कमाई की बदौलत उन्हें लौटा दी, साथ ही अपने बेटे को भी उज्जवल भविष्य दिया। साथियों, धानी ने ढांढस बांधकर अपने ढाबे की नींव रखकर शून्य से शुरुआत की, फलस्वरूप आज वो शिरोमणि बन चुकी है। अरे भाई, घबरा क्यों रहा है? परेशानी का समाधान तो सिर्फ एक ही इंसान के पास मिलता है, वो है डॉक्टर। अब डॉक्टर के पास जाएगा तो तुझे तेरी परेशानी का समाधान मिल जाएगा। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे भाई, लेकिन वेकिन छोड़ और तू चुपचाप मेरे साथ चल। आज मैं तेरी परेशानी का समाधान निकलवा कर ही रहूंगा। निदेश अपने दोस्त अमरेंद्र को हॉस्पिटल में ले जाता है, जिसके बाद अमरेंद्र डॉक्टर को अपनी परेशानी के बारे में बताता है। डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों पैदाइशी गंजी हैं। जब से उन्होंने जन्म लिया है उनके सिर पर एक बाल नहीं उगा है। मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। मेरी बेटियों के गंजेपन की वजह से कोई उनसे शादी नहीं कर रहा। क्या आपके पास मेरी बेटियों का इलाज है? देखिए, इलाज तो आपको हमारे पास मिल जाएगा। सारी बात यह है कि इलाज करवाने के लिए आपके पास इतना पैसा होगा? डॉक्टर साहब, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको ला कर दूंगा, लेकिन आप मेरी बेटियों को ठीक कर दीजिए।
देखिए, आपकी एक बेटी के ट्रीटमेंट में पूरे 3 लाख रुपए लगेंगे और 3 बेटियों को मिलाकर 9 लाख रुपए हो जाएंगे। क्या आप इतना पैसा देने के लिए तैयार हो? डॉक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ हमारे पास 1,000 रुपए भी पूरे नहीं है और आप पूरे 9 लाख रुपए की बात कर रहे हो। हमारे पास इतना पैसा नहीं है डॉक्टर साहब। मैं एक गरीब हूँ और दर्जी का काम करता हूँ। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? जब तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं तो मेरे पास मुंह उठाकर क्यों चले आए? चले जाओ यहां से। अमरेंद्र और रितेश दोनों वहां से निकल जाते हैं। नितेश भैया, मैं दिन रात कपड़े सीलूंगा और पैसे कमा लूंगा और अपनी बेटियों का इलाज जरूर करवा लूंगा। हाँ भैया, तुम सही कहते हो। हमारे पास भी कुछ पैसे आएंगे तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उस दिन के बाद से अमरेंद्र दिन रात कपड़े सिलता रहता है, लेकिन दिन रात मेहनत के बाद भी पूरे महीने के केवल वो 5,000 रुपए ही कमा पाता है। एक दिन उनकी तीनों बेटियों को देखने के लिए कुछ लोग उसके घर पर आते हैं। भाई साहब, सब बात ठीक है, लेकिन अब आप अपनी बेटियों को कब बुलाओगे? मालती के ये कहते ही अमरेंद्र की तीनों बेटियां मालती के सामने आती हैं, जिन्हें देखते ही मालती उठ खड़ी होती है। अरे भाई साहब, ये कैसा मजाक है? अगर ये मजाक है तो हमें पहले ही बता दीजिए। मालती बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा? यही तीनों मेरी बेटियां हैं। ये तीनों गंजी लड़कियां तुम्हारी बेटी हैं? अरे ऐसी बेटियों के बाप होने से अच्छा तो तुम डूबकर मर जाओ। ऐसी लड़कियों की शादी कभी जिंदगी में नहीं होती। ऐसा कहकर मालती वहां से चली जाती है, जिसके बाद अमरेंद्र की तीनों बेटियां रोने लगती हैं। उन्हें रोता हुआ देख अमरेंद्र बहुत परेशान हो जाता है और रोते रोते घर से निकल जाता है। देखते ही देखते अमरेंद्र जंगल में एक नदी के पास पहुंच जाता है। सही कहा मालती बहन ने, ऐसी बेटियों के बाप होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इतना कहते ही अमरेंद्र नदी में छलांग लगा देता है। कुछ देर तक पानी के बुलबुले उठते हैं, जिसके बाद बुलबुले बंद हो जाते हैं। लेकिन तभी अमरेंद्र को डूबता हुआ देख पानी के अंदर से एक देवी माँ उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आती है। इतने समझदार होकर 3 बेटियों के बाप होने के बाद भी तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों उठाया? तो क्या करूं देवी माँ, मेरी तीनों बेटियों की शादी नहीं हो रही है। वो तीनों गंजी है, उनका ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। देवी अमरेंद्र की ये बात सुनते ही अपने हाथ अमरेंद्र के सिर पर रखती हैं और कहती हैं, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हारी तीनों बेटियों के सर पर बहुत घने लंबी चोटी है और वह कोई मामूली चोटी नहीं बल्कि जादुई चोटी है। लेकिन उनके बाल जादुई हैं, इसका पता उन्हें कैसे लगेगा? तुम्हें अपनी बेटियों से बस इतना कहना है कि वह अपने दोनों हाथों से अपनी चोटी को पकड़ें और कहें, ऐ मेरे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। उसके बाद जादुई बाल अपना जादू दिखा देंगे। इतना कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद अमरेंद्र वापस अपने घर लौटता है, जहाँ उसकी तीनों बेटियों के सिर पर घने काले लंबे बाल होते हैं। पिताजी देखिए, हमारे सर पर कितने काले और लंबे बाल हैं। ये तो किसी जादू से कम नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरे सर पर इतने काले घने लंबे बाल हैं। देखो पिताजी, इन बालों की मदद से हम तीनों बहनें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हाँ मेरी बेटियों, ये कोई मामूली बाल नहीं बल्कि जादुई बाल हैं। अमरेंद्र देवी माँ की सारी बातें अपनी तीनों बेटियों को बताता है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां अपनी अपनी चोटी को दोनों हाथों से पकड़कर कहती हैं, ऐ हमारे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। ऐ मेरे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। ऐ मेरे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। तीनों के एक साथ ये कहने पर आयशा के काले बाल सोने में बदल जाते हैं और उसके बालों से सोने के गहने निकलने लगते हैं। वहीं मनोरमा के बाल काले ही रहते हैं, लेकिन उसके बालों से खाने के कई प्रकार के पकवान निकलने लगते हैं। इसी तरह पुष्पा के बाल चांदी में बदल जाते हैं और उसके बालों से चांदी के बर्तन निकलने लगते हैं। पिताजी जरा देखिए तो सही, कितने सारे सोने के गहने हैं। इतना सारा स्वादिष्ट और लजीज खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। पिताजी देखिए ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यकीन नहीं होता, मेरे बालों से चांदी के बर्तन निकले हैं और कितने सुंदर हैं। जादू होने के बाद उन तीनों के बाल नॉर्मल ब्लैक बन जाते हैं। ये सब देखकर अमरेंद्र बहुत खुश होता है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी तीनों बेटियों को उनके बाल मिल गए, वरना मैं जिंदगी भर भी जितनी भी कोशिश करता अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा पाता।
खुशी के मारे अमरेंद्र की आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिसके बाद अमरेंद्र अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लेता है। वो सभी उस रात बहुत खुश होते हैं और पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अमरेंद्र खुशी खुशी अपने गांव के पंडित के पास जाता है और कहता है, अरे देखो पंडित, अब मेरी तीनों बेटियों के सिर पर बहुत खूबसूरत काले लंबे बाल हैं और वो बहुत सुंदर भी लग रही हैं। मेरी तीनों बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताओ। अरे जजमान, अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। अभी ही मुझे एक ही घर से लड़कों की शादी करवाने का अवसर मिला है। क्यों ना मैं तुम्हारी तीनों बेटियों की शादी उन्हीं तीनों लड़कों से करवा दूं? ऐसा कहकर पंडित अमरेंद्र को फोटो दिखाता है। अरे पंडित जी, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। वैसे भी ये लड़के पढ़े लिखे समझदार लग रहे हैं। अब जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटियों की शादी करवाओ। मैं अपनी बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। कुछ ही दिनों में अमरेंद्र अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता तय कर देता है। अरे मेरी बेटियों, तुम्हारी शादी करवाने से पहले मुझे तुम्हारे जादू की जरूरत होगी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए और सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आयशा के इतना कहने के बाद वो तीनों एक साथ कहती हैं, ए हमारे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। ए हमारे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। ए हमारे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। तीनों के इतना कहते ही आयशा के बाल सोने से सुनहरे बन जाते हैं, जिसके बाद उसके बालों से सोने के गहने निकलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोरमा के बाल काले रहते हैं और उसके बालों से खाना निकलना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ पुष्पा के बाल चांदी में बदल जाते हैं और उसके बालों से चांदी के बर्तन निकलने लगते हैं। भगवान तुम्हारी जैसी बेटी हर घर में दे। अमरेंद्र सारा सोना चांदी इकट्ठा करके अपनी तीनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करता है, जिसके बाद वो अपनी तीनों बेटियों को खुशी खुशी विदा कर देता है। अपनी तीनों बेटियों की शादी के बाद अमरेंद्र दर्जी का काम करके अपनी आगे की जिंदगी गुजारने लगता है। देवयानी नाम की चुड़ैल के सामने उसकी पांचों बेटी शादी के गहने पहने खुद को दिखाते हुए कहती हैं, माँ, हमारे शादी के गहने देखो ना, हम पर कितने जच रहे हैं। हाँ माँ, ये गहने बहुत ही महंगे हैं। सच में आपने हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया इस शादी में भी। स्नेहा, माँ ने सिर्फ गहने नहीं, माँ ने लहंगा और शादी में हमारी जितनी भी बची कुची ख्वाहिश थी वो सभी पूरी की हैं। कुछ ही दिन में माँ हमें छोड़कर चली जाएंगी। फिर माँ, आप हमारे बिना कैसे रहोगी? इस पल से तो हर माँ को गुजरना होता है। उसकी बेटियाँ उसके सामने एक सुंदर से राजकुमार के साथ शादी करके चली जाती हैं। तुम भी चली जाओगी। ये पल मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मेरी एक नहीं एक साथ 5 चुड़ैल बेटियों की शादी हो रही है। चलो इन गहनों को उतार कर रख दो नीचे, तुम्हारे हल्दी का फंक्शन है। कुछ देर बाद देवयानी अपनी पांचों चुड़ैल बेटियों के चेहरे पर हल्दी लगाती है, जहां आसपास के लोग धूमधाम से नाच रहे थे। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, सोने आवे हो टकड़ी दा हाल सुनावे, मैं बारी जावा, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग। अपनी बेटियों की पैसों से नजर उतार कर वो हवा में पैसे उड़ा देती है। 2 दिन बाद अपनी 5 बेटियों की भूतिया राजकुमारों से शादी करा देती है। विदा के समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी 5 बेटियां आकर उसके गले लग जाती हैं तो देवयानी कहती है, क्या हुआ मेरी बच्चियों, इस तरह मुझसे लिपट क्यों गई? देखो, घर तो एक दिन सबको छोड़कर जाना पड़ता है। हाँ माँ, पर हम कुछ वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं। जाने से पहले अभिमन्यु, शेखर, विराज, प्रीतम, रोहन, तुम सब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हम अपनी माँ के साथ थोड़ी देर रहना चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं विदा के समय लड़कियां और माँ कितना इमोशनल हो जाती है। कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं, फिर जिंदगी भर तो हमारे साथ ही रहना है ना। ये कहकर एक कमरे में 5 अपनी माँ के पास पहुंच जाती हैं। 3 बेटियां साइड में बैठ जाती हैं और 2 बेटियां देवयानी के कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती हैं। माँ, इतने समय से हम आपके साथ रह रहे थे और इतनी जल्दी बड़ी होकर हमें विदा होना पड़ रहा है। हमें आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हाँ माँ, बिल्कुल भी आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। आज भी वो दिन याद है जब आप हमें मिली थी और हम 5 कितनी छोटी थी, जहाँ हम 4 बहनें रो रही थी और सबसे छोटी वंशिका की तबीयत खराब थी। वो बहुत देर से होश में नहीं आई थी। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी बहन इतनी देर से होश में क्यों नहीं आ रही है?
जब से इस तार पर पाँव रखने से झटका लगा है तब से होश में ही नहीं आई है। दीदी, इसे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं, ऐसा मत बोल। हमारी प्यारी सी वंशिका बहुत अच्छी है, उसे कुछ नहीं हो सकता। काश कोई आकर हमारी बहन को ठीक कर दे। अगर माँ होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी चारों चुड़ैल बच्चों की आवाज सुनकर देवयानी उनकी ओर आती है, जो कि असहाय इस जंगल में भटक रही थी। चुड़ैलों को देखकर उसे अटपटा लगता है, पर फिर वो कहती है, भले ये छोटी छोटी बच्चियां चुड़ैल हो पर मासूम भी हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। क्या हुआ, तुम सब रो क्यों रही हो? हमारी छोटी बहन को जब से करंट लगा है वो होश में नहीं आ रही। आप जरा देखिए ना, ठीक कर दीजिए उसे। तुम चारों घबराओ मत, मैं इसे देखती हूँ। तुम कहीं से गर्म दूध ले आओ, बस मैं गर्म दूध लेकर आती हूँ। इतने में देवयानी उस मासूम चुड़ैल बच्ची के सीने पर जोर जोर से हाथ मारती है, जिससे उसकी सांसें चलने लगे। 2 मिनट बाद ही वो बच्ची होश में आ जाती है, जिसे देवयानी गले से लगाकर कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई थी। तुम ठीक हो? माँ, आपने मुझे बचा लिया। माँ, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ऐसा कहते ही वंशिका जोर से देवयानी को पकड़ लेती है और इसके सीने में लग जाती है। तभी साक्षी गर्म दूध ले आती है और कहती है, माँ, इस गर्म दूध से क्या होगा? सॉरी, मेरा मतलब आंटी, इससे क्या होगा? आपने क्यों मंगाया है? वो गर्म दूध पीने से इसे अच्छा लगेगा। करंट लगा था ना? क्या बात है, तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? नहीं आंटी, हमारे माता पिता नहीं हैं। हम अनाथ हैं, भटक रहे हैं। हम अपना ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाते। 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया, हमें बनाना नहीं आता, और अभी हमारे अंदर जादुई शक्तियां भी नहीं आई। वो तो दीदी कहीं से हमें खाना लाकर खिला देती है। ये बच्चियां कितनी अच्छी हैं, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, और मेरा भी तो कोई सहारा नहीं है। बच्चों, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें माँ चाहिए ना? मेरे साथ रहोगी? हाँ माँ, हम आपके साथ रहेंगी। हमें आप चाहिए। हम यहाँ रहेंगे कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ। अगली अमावस के आते ही हमें एक यज्ञ करना होगा। उसके बाद हम पांचों को अपनी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, जिससे हम आसानी से रह पाएंगे। जब तक हमें गुफा में रहना होगा। ठीक है। कुछ दिन बाद अमावस आते ही पांचों बच्चियां आधी रात में यज्ञ करती हैं, जहां उन्हें शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तत्पश्चात चुड़ैल बच्चियां अपनी शक्तियों से घर से जुड़ी सारी चीजें प्रकट करती हैं। अब देवयानी एक बड़े बंगले में ठाट बाट के साथ 5 चुड़ैल बेटियों के साथ रह रही थी। धीरे धीरे वो उनका पहनावा, खाने पीने की हर चीज में बदलाव लाती है, उन्हें पढ़ाती है, लिखाती है, अपने अच्छे संस्कार देकर 5 बेटियों को बड़ा करती है। एक दिन जंगल में उसकी 5 खूबसूरत बेटियों पर चुड़ैल और भूत हमला करते हैं। अपनी बेटियों को बचाकर वो कहती है, मेरी बच्चियों, तुम्हारे लिए यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। क्या तुम अपनी शक्तियों से रूप बदलकर शहर रहने चलोगी? हाँ माँ, जिसमें आपकी खुशी हम वही करेंगे। देवयानी के कहने पर उसकी 5 बेटियां इंसानी रूप लेकर इंसानों के बीच अपनी माँ के साथ शहर में रहती हैं। थोड़ा समय और गुजरने पर वो कहती हैं, बेटा तुम बड़ी हो चुकी हो। पता नहीं समय रेत की तरह कब फिसल गया और तुम बड़ी हो गई। अब मुझे तुम्हारी शादी करानी होगी, सही जगह, सही लोगों से। तुम मुझे भूतिया लोक ले चलोगी? हाँ माँ। तभी 5 चुड़ैल लड़कियां अपनी माँ का हाथ पकड़कर शक्तियों से भूतिया महल पहुंच जाती हैं, जहां देवयानी सेनापति से कहती है, देखिए, मैं जानती हूँ इंसानों का आना यहाँ वर्जित है, पर मैं अपनी 5 बेटियों के लिए आई हूँ। उनके लिए 5 भूतिया वर ढूंढने, उनकी शादी करना चाहती हूँ। आप अपनी सहायता से मेरी बेटियों के लिए अच्छे लड़के ढूंढ दीजिए। भला एक इंसान इन 5 बेटियों की माँ कैसे हो सकता है? सेनापति जी, जरूरी नहीं है खून का रिश्ता ही हो, ये तो दिल का रिश्ता है। साक्षी की पूरी बात जानने के बाद सेनापति देवयानी को 5 खूबसूरत मेहनती भूत और उसकी बेटी के लिए दिखाता है। कुछ ही दिन में उसकी 5 बेटियों की शादी धूमधाम से 5 भूतों के साथ हो जाती है। तभी अपनी माँ की गोद से उठकर वो कहती है, माँ, सच में आपने हमें बहुत अच्छी परवरिश दी है और बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे लड़कों से हमारा रिश्ता जोड़ा है। शायद इतना प्यार हमें हमारे असली माँ भी नहीं कर पाती, और आपने तो हमें माँ पिता दोनों का प्यार दिया। अपने 5 कलेजे के टुकड़ों को
खुद से दूर करने का बिल्कुल भी मन नहीं, पर तुम सब अब अपनी नई गृहस्थी, नई जीवन जियो। मैं तो तुम्हें यहीं मिलूंगी। जब मन हो पांचों आ जाना। अब इतना मत रो, मुझे रुलाओगी क्या अपने साथ? नहीं माँ। माँ, क्या हम अपनी दुल्हनों को अपनी दुनिया में ले जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। इस तरह देवयानी उन चुड़ैल बेटियों की सगी माँ ना होकर भी अपने कलेजे के टुकड़ों की तरह से अच्छे से परवरिश कर उन्हें उनकी असली जगह पहुंचा देती है और अपनी माँ होने का फर्ज अच्छे से निभाती है।